तो नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं भाई और बहन का बहुत ही पावन पर्व है रक्षाबंधन। तो सबसे पहले सभी जितने भी भाई एवं बहन हैं उनको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए इसी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम लोग साइंस का वीडियो जो एनालिसिस आरआरबी एलपी टेक्नीशियन का चला रहे थे, कंटिन्यू सीरीज को कंटिन्यू रखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए अभी तक मैंने 3 वीडियो आप लोगों का हो चुका है, 3 या 4 वीडियो हो चुका है। तो उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो जैसा कि आप लोग पता है आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में साइंस का बहुत ही अच्छा वेटेज रहता है। ठीक है, तो उसके मद्देनजर रहते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अभी देखा आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आरआरबी मैंने जो करवाया बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपको एनालिसिस बहुत ही डिटेल ढंग से करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको 10-15 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ ताकि आपका एक बार रिकॉल हो जाए। और ये जितना भी मैं एनालिसिस आपको कर रहा हूँ सारे एनसीईआरटी के फैक्चुअल डाटा के साथ आपको लिखवा रहा हूँ। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और क्लास को शेयर पहले कर देना भाई, और लाइक जरूर करना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कहाँ पे अच्छा लगा। ठीक है, तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, और चलो कुछ और सुझाव हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलते हैं हम लोग अपना। अच्छा हाँ, ये जो स्टार्ट हो रहा था हम लोग का आरआरबी एलपी का, ये 3250 बुक से हम लोग कर रहे थे, 3200 बुक से साइंस के कर रहे थे। इसमें आपका आरआरबी एलपी वाला आपका देख सकते हो 9 तारीख 8वां महीना 2018 सीट नंबर 59 का हम लोग चला रहे थे। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे करते हुए देखो क्वेश्चन नंबर 11 10 क्वेश्चन नंबर तक कर दिया था एक वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लेने से ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। मतलब पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है। तो देखो ऑप्शन क्या दिया, प्रोटेस्ट हो गया, ब्रिशन हो गया, वासा डिफेंस हो गया और वीरपुटिका हो गया। तो इनमें से कौन सा होगा सबसे पहले। तो देखो पहले बात करते हैं नर। तो नर और मादा दोनों के पास जनन अंग होता है, अपना अपना होता है। ठीक है, तो नर में जनन अंग की पहले बात करेंगे, तब उसके बाद पता कर पाएंगे मुख्य कौन होता है या प्राथमिक कौन होता है। तो बात करते हैं नर जनन अंग। तो नर जनन अंग को बेसिकली 2 कैटेगरी में बांटा गया है। नर जनन अंग में भी 2 अंग पाए जाते हैं। एक मुख्य अंग, मुख्य जनन अंग जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य जनन अंग या ग्रंथि भी बोलते हैं, है ना। इसे मुख्य जनन अंग या ग्रंथि भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, मुख्य जनन ये ग्रंथि और अंग दोनों की तरह काम करता है ना। तो और बात करते हैं एक सहायक जनन अंग होता है। क्या होता है, एक सहायक जनन अंग। ठीक है, तो मुख्य जनन अंग होता है और एक सहायक जनन अंग होता है नर जनन अंग, है ना, ह्यूमन का, ह्यूमन में भी मेल का। ठीक है, अब देखो मुख्य जनन अंग में कौन आ जाता है आपका। तो देखो मुख्य जनन अंग में आपका कौन आ जाता है, वृषण आ जाता है। क्या आता है, वृषण, टेस्टिस, जिसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस, है ना। और ये टेस्टिस प्राय कितना होता है, एक जोड़ी होता है। कितना होता है मनुष्यों में, है ना, मेल में कितना होता है, एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है। कितना, एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है। और ये अवस्थित कहाँ रहता है, इसका पोजीशन कहाँ होता है, ये हमारे उदर गुहा, पेट के नीचे होता है। कहाँ रहता है, उदर गुहा के नीचे। क्योंकि देखो हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है और हमारे टेस्टिस में क्या होता है, शुक्राणु होता है, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में रहने के लिए वो अनुकूलित होता है। ठीक है, इसलिए हमारे बॉडी के नीचे रहता है, जहाँ पे 2-3 डिग्री टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से क्या होता है, कम होता है। तो वहाँ पे उसके लिए स्पर्म के लिए क्या होता है, एक इन्वायरमेंट, अनुकूल इन्वायरमेंट मिलता है, इसीलिए हमारे उदर गुहा के नीचे रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं वृषण। तो वृषण 4 चीज़ों से मिल करके बनता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो वृषण 4 चीज़ों से मिल करके बनता है। सबसे पहला हम आपको बोले टेस्टिलर लोब, क्या बोलते हैं, वृषण पालियाँ, वृषण पालियाँ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे नाम है जो इंग्लिश में भी वही है, हिंदी में भी है। इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिलर लोब, टेस्टुलर लोब बोलते हैं। ठीक है, और प्रत्येक मनुष्य में जो वृषण पालियाँ होती हैं 200 से 300 होती हैं, 200 से 300 की संख्या में होती है। पहला हो गया ये। फिर दूसरा आपका जो होता है, आपका दूसरा होता है क्या बोलते हैं, शुक्र जनन कोशिका, शुक्र जनन कोशिका, शुक्र जनन कोशिका, जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसका शुक्र जनन कोशिका वृषण के अंदर ही है। तो इसका क्या काम है, शुक्राणु का निर्माण करना। क्या, शुक्राणु का निर्माण करना। ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण करना। फिर तीसरा में आपका क्या होता है, आपका अंतराली कोशिका, है ना, अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका। अच्छा सरटोली कोशिका एक और है, सरटोली कोशिका पाया, हिंदी में भी यही नाम है, इंग्लिश में भी सरटोली कोशिका। ठीक है, तीसरा सरटोली कोशिका पाया जाती है, वृषण का ही भाग है। सरटोली कोशिका के क्या काम है, ये शुक्राणुओं का पोषण प्रदान करती है। क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। किसको, शुक्राणुओं को। किसको पोषण प्रदान करती है,
शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, दिख रहा होगा। अब चौथा जो इसमें होता है, एक लिख लेना है, अंतराली कोशिका, उसी को इंग्लिश में लीडिंग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतराली कोशिका, है ना। इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अंतराली को लीडिंग सेल, LEADI, लीडिंग सेल के नाम से भी जाना जाता है। इससे क्या होता है? इससे आपका कौन सा ग्लैंड होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इससे क्या होता है? रिलीज होता है। तो ये देख लेना आपको, ठीक है। अब बात करते हैं सहायक अंग। तो सहायक अंग में क्या होता है? मुख्य अंग तो ये देख लिया, मुख्य अंग में वृषण आता है, तो वृषण में वृषण पालिया, शुक्र जनन कोशिका, है ना, सर्टोली कोशिका, ये मिलकर। अब सहायक अंग में क्या आता है? इसमें अधिवृषण, एक होता है आपका अधिवृषण, ठीक है। फिर दूसरा आपका हो जाएगा एक अधिवृषण, इसको ये क्या बोलते हैं? एपिडिडमिस, है ना, एपिडिडमिस बोलते हैं। फिर दूसरा आपका एक होता है, नाम देखो थे ना, एपिडिडमिस हो गया, फिर शुक्राशय, दूसरा शुक्राशय हो गया, ठीक है। तीसरा क्या हो गया? प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। तीसरा काउपर ग्रंथि, फिर मूत्रमार्ग, इसी के अंदर सब सहायक अंग है ना, मूत्रमार्ग, फिर पेनिस, है ना, सीसन जिसको बोलते हैं, है ना, सीसन, पेनिस जिसको क्या बोलते हैं? सीसन, ये सब सहायक अंग है, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन का देखो आंसर समझ में आएगा। हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन है? तो प्राथमिक यौन अंग कौन होगा आपका? वृषण दिख रहा है क्या? तो ये वृषण है ना, वृषण होता है आपका। ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर बी। तो 11 का बी इज द राइट आंसर। तो आप लोग इसको नोट कर लो, अब बाकी सब समझ में भी आ गया डिटेल में, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो आप लोग, ठीक है। चलो आगे हम लोग अपने क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है। तो देखो आपको ये डिटेल में करवा दे रहा होता है कि आपका एक रिवीजन हो जाए, ठीक है, ये मानो जरा। तो इसी तरह धीरे धीरे जब हम लोग करेंगे डिस्कशन ना, तो क्या होगा ना, एक पूरा ओवरऑल आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ये करवा दिया है ना। तो अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, निर्वात में प्रकाश का वेग कैसे होता है? जैसे निर्वात मतलब क्या होता है? वैक्यूम। तो वैक्यूम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो देखो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, ठीक है। कोई सघन है तो सघन में ज़्यादा, विरल में कम होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अलग अलग माध्यम में। जैसे अलग अलग माध्यम मान लेते हैं निर्वात में इसको क्या बोलते हैं? वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, निर्वात। फिर उसके बाद मान लेते हैं, और निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा तो ठीक है, लेकिन निर्वात में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है ना, अपवर्तनांक भी पूछता है भाई। अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, आई शॉर्ट फॉर्म में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। अब बात करते हैं वाटर प्रकाश में चाल कितना होता है? 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब पानी में कितना होता है आपका? 1.33, ठीक है। पानी में कितना होता है आपका? 1.33, ठीक है। अब बात करते हैं निर्वात के बाद आइस, बर्फ में, जो पूछता है एग्जाम, बर्फ में कितना होता है? 2.29। 2 पॉइंट क्या करना है यहाँ पे? खाली 29 कर देना, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? 1.31 होता है ना। बर्फ में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है पानी के कंपेयर में, क्यों? क्योंकि बर्फ में खाली स्थान पाया जाता है, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। अब हो गया वैक्यूम, निर्वात हो गया, पानी, बर्फ। अब हीरा मतलब डायमंड में प्रकाश की चाल कितना होता है? 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक तो सभी को पता है, पूरी दुनिया को 4.42 है ना। तो देखो 1 है तो यहाँ 2 लगा देना, और 24 को यहाँ पर पलट देना। तो ये आप लोग याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो समझ में आया? इसको देखो, क्योंकि ये एग्जाम प्रकाश वाला आपसे ज़्यादातर हीरे वाला पूछा जाता है, तो फैक्चुअल डाटा पे आधारित है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आंसर? क्या पूछा है? निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में 3 × 10⁻, अपवर्तनांक पूछता तो ये निर्वात, वाटर, आइस और हीरा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ठीक है। तो अलग अलग माध्यम। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि घोल में से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए होगा। देखो क्या बोल रहा है ना, अगर कोई मान लो घोल ए है, कोई घोल है, 2 घोल है, कोई घोल ए में कोई घोल 1 है, यहाँ पे ये घोल 1 है, ये घोल 2 है। तो अब क्या बोल रहा है? ये एक रिएक्शन का बता रहा है। यदि घोल से धातु ए धातु बी को घोल से क्या बोल रहा है? घोल से धातु ए धातु बी को, मान लो इसमें धातु बी है और इसमें धातु
ए है, एक कोई घोल है, ठीक है, इसमें धातु ए पाया जा रहा और एक दूसरा घोल है ना, मतलब कि सॉल्यूशन इसमें बी। अब ये क्या कर रहा है, ए बी को प्रतिस्थापित कर दे रहा, तो क्या कर रहा है, ए बी को प्रतिस्थापित कर रहा, मतलब घोल 2 के साथ ए बी को प्रतिस्थापित कर रहा है। इसका मतलब ए वाला बी को प्रतिस्थापित कर रहा, मतलब ए अधिक प्रतिक्रियाशील होगा, ए ज़्यादा ताकतवर होगा बी से कंपेयर में, तभी तो प्रतिस्थापित करता है। इसी को बोलते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया में क्या बोलते हैं, कोई दो पदार्थ, कोई मान लो एक ए है, कोई एक ए है, ए बी है और एक प्लस सी डी है, तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या था, अगर मान लो ए ताकतवर है सी से, ए ताकतवर, तो क्या करेगा, ए सी को हटा देगा, ए सी को हटा देगा और डी के जगह पर आ जाता है। यहाँ पे क्या रिएक्शन हो जाएगा, ए डी के साथ हो जाएगा और बी सी के साथ आ जाएगा। इसी को तो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो घोल ए बी, घोल ए का धातु, घोल एक में धातु ए है, ये घोल बी के धातु को प्रतिस्थापित कर, इसका मतलब ए धातु क्या है, एक धातु जो है बहुत ही प्रतिक्रियाशील है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ देखो, तो बी की तुलना में, तो क्या था, तो धातु ए बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगी, धातु ए बी की तुलना में अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 13 का आपका कौन सा हो जाएगा, 13 का ए राइट आंसर। इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु अपने से कमजोर प्रतिक्रियाशील धातु को हटा देता है उसके सॉल्यूशन से या उसके घोल से। तो समझ में आ गया, ये हो गया। बहुत तरह का रिएक्शन होता है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, ये सब भी। अब बात करते हैं संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो देखो तत्व कितना होते हैं, अभी भी लगभग 118 तत्व हमारे धरती पे पाए जाते हैं, जिसमें से 92 प्राकृतिक रूप से, और जो बाकी बचा आपका 22 जो बचा है ना, बाकी कितना बचा, जो भी आपका इसमें 8 में से 2 गया 6 है ना, 26 बचा, ठीक है, 6 2 8 9, तो 26 जो बचा आपका आर्टिफिशियल रूप से, किससे, आर्टिफिशियल रूप से पाए जाते हैं। अब देखो तत्व में एक होता है धातु, एक अधातु, एक उपधातु। तो अब एक संक्रमण धातु, तो समझो यहाँ पे संक्रमण तत्व होते क्या है। तो आप जब मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ोगे, देखते हो जब मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं, तो ये वाला जो ब्लॉक होता है आपका, देखो मॉडर्न पीरियडिक टेबल कुछ इस तरह होता है, ठीक है, हम संक्रमण धातु बता रहे हैं आपको। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ये वाले ब्लॉक को क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक, इसको पी ब्लॉक, इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, है ना, और इसको एफ ब्लॉक में भी इसको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक में भी 2 कैटेगरी होता है, एक इसको लेंथेनाइड बोलते हैं और एक्टोनाइड बोलते हैं, ठीक है। अब एस पी डी, तो अब देखो क्या होता है एस पी डी, तो ये डी वाले में जितना होता है ना, डी वाले में जितना तत्व होते हैं, इसी में क्या होते हैं, संक्रमण तत्व। कौन सा होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व होता है। संक्रमण तत्व बोलते क्या, तो संक्रमण तत्व वैसे तत्व होते हैं जिनके बाहरी 2 कक्षा अपूर्ण हो, जिनके बाहरी 2 सेल है ना, जिनके बाहरी 2 कक्षा या सेल बोले, 2 सेल क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, मतलब कंप्लीट नहीं होते। 2 बाहर का जो से के एलिमेंट सेल होता है ना, उनके बाहरी 2 सेल क्या होते हैं, अपूर्ण, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होते, इसी को संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व आपके कौन से ब्लॉक में पाए जाते हैं, डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। अब इसमें याद रखना, डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व तो पाए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन, डी ब्लॉक में कुछ अपवाद भी है जो संक्रमण तत्व नहीं है। तो अपवाद में लिख लो, डी ब्लॉक में से सभी संक्रमण तत्व पाए जाते हैं। अच्छा, ये डी ब्लॉक में जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं, ये सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। क्या होते हैं, धातु होते हैं। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम, संक्रमण, इंग्लिश में ट्रांजिस्ट मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्ट एलिमेंट, है ना। तो संक्रमण धातु भी बोलते हैं, ठीक है, धातु भी बोला जाता है डी में। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो डी वाले में कुछ अपवाद है जो संक्रमण तत्व के कैटेगरी में नहीं आते। तो याद रखना, संक्रमण तत्व के अपवाद याद रखना। अपवाद में क्या आपका, जिंक धातु, कैडियम धातु, ठीक है, जिंक धातु, कैडियम धातु, कॉपर हो गया, एक और शायद है, मैं देख लेता हूँ, जिंक धातु, कैडियम है, कॉपर है, इसके बाद एक और लिखवा देता हूँ, ठीक है, कॉपर के बाद Hg है ना, पारा, ये सब क्या है, अपवाद जो संक्रमण तत्व नहीं है डी ब्लॉक में आने के बाद भी। तो याद रखना, संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं, जिनके 2 सेल अपूर्ण होते हैं, ठीक है, और इनमें सभी धातु होते हैं, इसलिए सभी को संक्रमण धातु बोले जाते हैं। अपवाद कौन है, जिंक है, कैडियम है, कॉपर है और मरकरी, ठीक है। तो ये अब ये कहाँ से कहाँ तक आता, कौन से वर्ग से, तो यहाँ 3 वर्ग से, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के बीच में ये जितने भी रहते हैं संक्रमण धातु रहते हैं, ये भी आपको ध्यान में देना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर देखो, तो 14 का संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर आप क्या दिया हुआ है, जिनके सबसे बाहरी सेल अधूरे रहते हैं, इनमें सबसे बाहरी सेल 8, जिनके 3, देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ था, तो जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे रहते हैं ना, बोले ना 2 सेल बाहरी अधूरे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 14 का क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो अब हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। यांत्रिक ऊर्जा
यांत्रिक ऊर्जा को बोलते क्या, गतिज ऊर्जा को बोलते क्या। तो एक देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लोग को बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। तो एक देखो फॉर्मूला है ना। अब फॉर्मूला बात करते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले ऊर्जा, बहुत तरह की ऊर्जा होती है, ठीक है। तो मेन ऊर्जा जो हम लोग का एक यांत्रिक ऊर्जा, देखो होता क्या है, एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब देखो यांत्रिक ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, है ना। स्थितिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो होता क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। अब गतिज ऊर्जा समझो, तो गतिज ऊर्जा के का फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर हाफ mv²। तो गतिज ऊर्जा का परिभाषा क्या होगा, किसी भी वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा है उसे क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। जैसे चलता हुआ साइकिल, चलता हुआ मोटर, चलता हुआ फैन में क्या होगा, गतिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा, तो किसी भी वस्तु में उसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा, जैसे डैम में पानी रुका हुआ है, तो डैम में जो पानी रुका हुआ उसमें कौन सी ऊर्जा निहित है, स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा है उसको क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा, ठीक। अब जैसे मार्कर हम यहाँ पर रखे हुए हैं, अब ये अपने स्थिति पोजीशन में रखा हुआ, तो रखने के कारण जो इसके अंदर ऊर्जा है उसको क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, है ना, याद रखना। तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, है ना। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अब देखो क्वेश्चन मिलेगा आपका, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है। तो स्थितिज ऊर्जा किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर ए, 15 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। दोनों सीजीएस एसआई मात्रक और एसआई यूनिट भी बताना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो आप लोग डिस्प्ले पे, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा, मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जिनमें विचारों का संग्रह होता है, जिनमें क्या होता है, विचारों का संग्रह होता है। तो मानव मस्तिष्क को सबसे पहले जानेंगे, मानव मस्तिष्क को 3 तरीके से बांटा गया है, ठीक है। मानव मस्तिष्क का 3 तरीके से आप लोगों को बांटा गया है। तो मानव मस्तिष्क में हम लोग जानेंगे क्या क्या है 3 तरीके से जो बांटा गया, ठीक है। थोड़ा सा रुकना, तो 1 मिनट आप लोग। ये आप लोगों का तो देखो मानव मस्तिष्क है ना, थोड़ा सा इंक में डाल लेता हूँ, इंक थोड़ा सा कम गया है। और हाँ आप लोग वीडियो देखो, इससे पहले भी जो वीडियो डाले हुए उसको भी जाकर आप लोग देखो, ठीक है। क्योंकि देखो एलपी का क्वेश्चन को आप हल्के मतलब, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। कुछ इजी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको फंसाने वाले क्वेश्चन आए, ठीक है। और इसका जो हम लोग एनालिसिस करवा रहे हैं, पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आज ही से डाल देंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लोग को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो, बेहतर ढंग से आपको एनालिसिस दे रहे हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको कितना क्वेश्चन बन पा रहा है, ठीक है। तो चलो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या था, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिनमें विचारों का संग्रह, मतलब विचार संग्रह होता है, मेमोरी स्टोर होता है। मानव मस्तिष्क कौन से भाग में, तो मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क को 3 तरीके से बांटा गया, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया। मानव मस्तिष्क का पहला भाग को क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क, क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन, क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। बीच वाले को मध्य मस्तिष्क, क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क, है ना। इसको क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन बीच में है। तो फिर बात करते हैं इसको क्या होता है, पश्च मस्तिष्क, लास्ट वाले को पश्च जो पीछे होता है ना, पश्च मस्तिष्क, पश्च या अनु मस्तिष्क भी कहीं कहीं बोलते हैं ना, अनु मस्तिष्क। थोड़ा सा राइटिंग आप लोग देख लेना, है ना, पश्च मस्तिष्क। अब इसको क्या, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और इसको क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब देखो इसमें भी सब डिवाइड है अलग अलग। अब अग्र मस्तिष्क, तो अग्र मस्तिष्क को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया। तो अग्र मस्तिष्क का भी पहला भाग कौन है, अग्र मस्तिष्क का जो पहला भाग होगा उसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रम, क्या बोलते हैं हम लोग, सेरेब्रम, सेरेब्रम। इसको देख लेते हैं एक बार हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना, सेरेब्रम ही बोलते हैं। अब सेरेब्रम का क्या काम है, जितना भी हम लोग का आईक्यू लेवल है, बुद्धिमत्ता है ना, स्टोरेज, मेमोरी क्षमता है ना, इसी में सब स्टोर होता है ना, मेमोरी, है ना, बुद्धिमत्ता,
बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति, है ना, कोई कितना तेज है इसका मतलब सेरेब्रम उतना स्ट्रांग है ना, चेतना शक्ति, है ना, मेमोरी स्टोरेज सब इसी में होता है। तो मेमोरी स्टोरेज इसी में होता है, तो ये किसका पार्ट है? अग्र मस्तिष्क। अब आपका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देखो, तो सेरेब्रम तो नहीं दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है? सेरेब्रम तो नहीं दिया हुआ है, तो क्या होगा आपका अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अग्र मस्तिष्क और पार्ट आगे बढ़ाते हैं तो दूसरा नंबर में क्या होता है? थैलेमस। क्या होता है? थैलेमस, है ना। एक होता है क्या तीसरा में? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। देखो अब बात करते हैं थैलेमस क्या है? शरीर के बाहर का तापमान नियंत्रण करता है ना, शरीर के बाहर का तापमान को नियंत्रण करता है, शरीर के बाहर के तापमान को नियंत्रण करता है, नियंत्रित करता है। और ये शरीर के अंदर के तापमान, शरीर के अंदर के तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। याद रखना, पूछता है हमारे क्वेश्चन है, पूछता है कि शरीर के अंदर के तापमान को मस्तिष्क कौन सा भाग कंट्रोल करता है? तो फोर ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस, बाहर बॉडी के बाहर का टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है? तो थैलेमस करता है। ठीक है, मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन का ज़्यादा कुछ फंक्शन नहीं होता। ये क्या होता है ना, कभी कभी कोई चीज़ हम देख रहे होते हैं और साथ साथ सुन भी रहे होते हैं। ठीक है, जैसे खाना खा रहे हो, टीवी भी देख रहे हो और कोई इधर से बोल रहा है, मम्मी पापा उनका भी आवाज़ सुन रहे हो। तो ये जो चेतना कंज्यूएस मतलब देखने के साथ साथ सुनने की भी जो क्षमता आती है ना, वो किसमें आती है? मध्य मस्तिष्क, मतलब देखने के साथ देखने प्लस सुनने की क्षमता है ना, जो बैलेंस बनाने का काम करता है मध्य मस्तिष्क करता है। अब फर्स्ट ब्रेन पीछे, तो फर्स्ट ब्रेन का भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, पोन्स में बांटा गया, इसको देखो और भी डिवाइड कर, लेकिन थोड़ा लंबा वीडियो इसीलिए पार्ट बता रहे। पोन्स में बांटा गया, फिर मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा हिंदी में भी यही बोलते हैं। तीसरा में क्या होता है? सेरिबेलम, सेरिबेलम, कंफ्यूज मत हो, सेरिबेलम। ये सेरेब्रम है, ये सेरिबेलम। अच्छा, सबसे बड़ा भाग कौन होता है मस्तिष्क का? सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा सेरिब्रम। आपको कमेंट बॉक्स में बताना मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन बन जाएगा आपको, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? विचार कहाँ गया? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम ऑप्शन में है, लेकिन आपको सेरिब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है, तो फोर ब्रेन इज अ राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 16 का ए हो जाएगा, 16 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये सब नोट करते जाओ, आपको रिवीजन हो जाएगा, है ना। बहुत मेहनत से आप लोगों को फैक्ट डाटा लगा। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम है, मान लो ये कोई पतली सी मैग्नीशियम की रिबन है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन, अब इसको जब हवा के कांटेक्ट में जलाया जाएगा तो कौन सा यौगिक बनता है? तो सबसे पहले रिएक्शन जानते हैं। तो देखो मैग्नीशियम का एक तरह का धातु है, क्या एक तरह का धातु है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हवा में, तो हवा में क्या पाया था? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन कहाँ? एयर, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इसको कैसे होता है? हीट देने पड़ते हैं, मैग्नीशियम को हीट देते हैं ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन रहता है ना, ऑक्सीजन जब हवा के संपर्क में मैग्नीशियम को हीट देते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? तो धातु का ऑक्साइड हमेशा कैसा होता है? क्षारीय होता है, बेसिक। तो इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक। और ये बेसिक होगा तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो ये याद रखना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड किस ऑप्शन में है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, तो ये यौगिक बना क्या? यौगिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी, 17 का सी। चलो अब आपको कुछ एक नया फैक्ट बताते हैं। अब जब ये मैग्नीशियम को पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, H2O के साथ, तो क्या बनता है? बोलो, मैग्नीशियम का हाइड्रो ऑक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस बनता है। और इसका भी प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय होता है ना। तो याद रखना, धातु का ऑक्साइड हो, धातु का हाइड्रो ऑक्साइड हो, धातु का कार्बोनेट हो, है ना, या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सबका प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, समझ में आया? अब आपको कुछ दो फार्मूला बता रहे हैं। CaOCl2 ये किसका फार्मूला है? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम आपको बताना है। अब बताओ, NaHCO3 ये किसका फार्मूला है? धोने वाला सोडा या खाने वाला सोडा? खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, लिख लो ये सब। ठीक है, फिर एक अच्छा इसका भी केमिकल नेम बताना। आपको क्या बताना है? CN मतलब केमिकल नेम, रासायनिक नाम बताना है इसका क्या है। ठीक है, एक और लिखो, Na2CO3 × 10H2O ये किसका नाम है? धोने वाला सोडा, क्या? धावन सोडा, धावन
सोडा, इसका भी आपको केमिकल नेम बताना है, रासायनिक नाम आपको बताना है तीनों का। आपको कमेंट बॉक्स में इसका रासायनिक नाम बताना। देखते हैं भाई आप लोग देखते हो तो सीखते क्या हो, है ना। इस सब का हम बताया, केमिकल नेम, व्यावसायिक नाम भी बताया। तो इसका CaO ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है ना, इसका भी रासायनिक नाम बताना। इसका 3 रासायनिक नाम होता है, तीनों रासायनिक नाम आपको हम बताएं, ठीक है। कोई यूट्यूब पे आपको बताएगा नहीं इस तरह, तो ये चीज़ आपको बताना। और देखिए चलो छोड़ो रहना, तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो चलो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मैग्नीशियम रिबन हवा जलाए तो कौन सा यौगिक बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड किस में है, ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर 17 का, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या देता है, महासागरों में मौजूद शैवाल की विशाल मात्रा किसके अंतहीन स्रोत उत्पन्न करती है। महासागर में देखते हो, महासागर में ढेर सारा शैवाल आ जाता है। शैवाल किसके अंदर आता है, थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर आता है। शैवाल थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर आता है। तो महासागर में जो शैवाल मौजूद होते हैं विशाल मात्रा, है ना, किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न करती हैं, कौन सा चीज उत्पन्न करती हैं, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा तो करेंगे नहीं, महासागर तापीय ऊर्जा तो करेंगे नहीं, महासागर नाभिकीय ऊर्जा तो न्यूक्लियर एनर्जी तो जानते हैं हम लोग दूसरे तरीके से होता है, ठीक है। फिर शहर सागर लहर ऊर्जा तो ये भी नहीं होगा, तापीय ऊर्जा तो ये भी नहीं होने वाला। तो आपका मीथेन गैस क्या होगा, मीथेन उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, सवाल के कारण मीथेन होता है, मीथेन, ठीक है, मीथेन। अब मीथेन किस ग्रुप का समूह है, ये मीथेन गैस है ना। मीथेन गैस किस ग्रुप का समूह है, एल्केन। एल्केन ग्रुप का पहला, एल्केन क्या होता है, CnH2n +2, है ना, शायद यही होता है +2। अच्छा ये कमेंट करके आपको बताना, ठीक है। एल्केन ग्रुप का पहला समूह होता है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4। क्या होता है, CH4 होता है। अब बताओ मीथेन गैस को कौन सा गैस के नाम से जाना जाता है, मार्स गैस, है ना। अब ये मीथेन गैस किस में ज़्यादातर पाया जाता है, गोबर गैस में। जो मुख्य संगठक होता है कौन सा गैस होता है, गोबर गैस में मीथेन गैस होता है ना, गोबर गैस में पाया जाता है। अब बताना है मीथेन गैस का तो इतना चलो हो गया, मार्स गैस बोलते हैं। अब इसमें देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, शैवाल का बात है ना, शैवाल का स्टडी को क्या बोलते हैं, शैवाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। शैवाल को इंग्लिश में, शैवाल के स्टडी को फाइकोलॉजी क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सवाल के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोल दिया जाता है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, 18 का ऑप्शन नंबर बी, 18 का ऑप्शन नंबर बी, मीथेन जो उत्पन्न होता है, ठीक है। सवाल के स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, फाइकोलॉजी बोला जाता है। तो अब देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। अब सवाल किस ग्रुप के अंदर आता है, तो सवाल थैलोफाइटा के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, थैलोफाइटा के अंदर आता है, ठीक है। अब आपको बताना है शैवाल और कवक की जोड़ी को क्या बोलते हैं, कमेंट करके आपको ये बताना है, ठीक है। तो चलो हम लोग अपने अब आगे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका आंसर मीथेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या बोल रहा है, हाँ, न्यूटन द्वारा गति की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया। देखिए न्यूटन वहाँ से बहुत सारे आविष्कार किए, फिजिक्स के क्षेत्र में तो उनका बहुत बड़ा योगदान था। न्यूटन ने गति के नियम दिए, ठीक है, सापेक्षता का नियम दिए, ठीक है, सापेक्षता रिलेटिविटी थ्योरी भी न्यूटन ही दिया। फिर बात करते प्रकाश में जो और थ्योरी दिए, तो बहुत सारे उन्होंने थ्योरी दिया, ठीक है। लेकिन इन्होंने गणित के क्षेत्र में भी एक योगदान दिया। तो गणित के क्षेत्र में किसकी खोज की है न्यूटन ने, तो गणित के किसका आविष्कार किया, कैलकुलस का आविष्कार किया। किसने, कैलकुलस, कैलकुलस का इन्वेंशन किसने किया, मैथ में आता है, कैलकुलेशन को गणना बोलते हैं, है ना। पढ़ते हो 12th में मैथ, 11 12th में कैलकुलस शायद आता है ना, तो ये मैथ का है। मैथ के विषय में कैलकुलस का आविष्कार किसने किया, न्यूटन महोदय। और न्यूटन, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 1 देखो एक और बता दे रहे हैं, न्यूटन। अब ज्योमेट्री का खोज किसने किया, ज्योमेट्री, हम लोग पता है ना, बीज गणित, ज्योमेट्री का खोज किसने किया, तो यूक्लिड है, याद रखना, यूक्लिड विभाजन थ्योरम पढ़े हो ना, यूक्लिड लेमा, है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड का तो रूल है। किसके द्वारा दिया गया, यूक्लिड के द्वारा दिया गया था। वो मैथ का बुक में पढ़े को पहला ही चैप्टर जब है, ठीक है, रियल नंबर में ही यूक्लिड आता है, उसका फोटो रहता है ना। ये ग्रीक के साइंटिस्ट थे, क्या किस साइंटिस्ट थे, ग्रीक गणितज्ञ थे, ग्रीक गणितज्ञ थे, है ना, ग्रीक के साइंटिस्ट थे। ज्योमेट्री का खोज यूक्लिड। अब ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं हम लोग, ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, बीज गणित शायद बोलते हैं ना, हाँ, ज्यामिति बोलते हैं, ज्यामिति, ठीक है। बीज गणित अलजेब्रा को बोलते हैं। तो चलो अब देखो अलजेब्रा के बारे में मत है ना, अलजेब्रा का कोई एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट के बारे में नहीं जाता है ना, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट का अपना अपना मत है कि उनका योगदान रहा है, बहुत साइंटिस्ट का, ठीक है। तो अब बात करते हैं, चलो हम लोग का अपना अगला क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या बोल रहा है, ठीक है। चलो
देखो क्वेश्चन नंबर 20 कम क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन आपको एनालिसिस अच्छे ढंग से कराएं, क्योंकि देखो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे है ना 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ले लेगा एमसीक्यू, इसका नंबर सी, इससे ऐसे उड़ा देगा। तो उड़ाने वाले से बच के रहो भाई, वो आपका टाइम खराब करेंगे, ठीक है। वैसे तो आप भी बुक लेकर के रट सकते हो, उस तरह तो रटने से फायदा नहीं। चीज़ों को आप देखो, ऑप्शन, चारों ऑप्शन को समझना चाहिए, चारों ऑप्शन समझो, ताकि आपको पता पड़ पाए कि 3 ऑप्शन ये गलत है, हम अच्छी तरीके से जानते, तब आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं। तो तीनों ऑप्शन का नॉलेज होना जरूरी है, ताकि छांट सको 4 ऑप्शन को, है ना, मतलब एक ऑप्शन सही निकाल सको। अब देखो लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? मिश्र धातु, है ना, मिश्र धातु एलॉय को बोलते हैं, है ना। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, जब 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु, है ना, मिला करके जो एक मिक्सचर बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिश्र धातु बोलते हैं। मिश्र धातु को एलॉय बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मिश्र धातु किसका उदाहरण है ना, किसका उदाहरण है आपका? धातु है तो सॉलिड ही होगा। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिक्सचर। क्या बात करते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर कितने तरह के होते हैं? तो देखो इससे बहुत क्वेश्चन आता है, MIXTUR, मिक्सचर, मिश्रण। ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन आया थे जब तगड़े वाले। तो मिक्सचर को 2 तरीके से बांटा गया, 2 तरह के मिक्सचर होते हैं, 2 तरह के मिक्सचर होते हैं, एक समांगी मिक्सचर, एक समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को होमोजीनियस मिक्सचर क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर देख लेना, होमोजेनियस लिख दिया। एक विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनियस, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। अब समांगी मिश्रण में भी 3 कैटेगरी आता है। समांगी मिश्रण इसको बोलते हैं जिसके अंदर अवयव समान मात्रा में मिले होते हैं, मतलब पता ही नहीं कर पाओगे ये कितना है ये कितना है, ठीक है। तो समांग अच्छी तरह से, जैसे चीनी का घोल मिला दिया, पता चलेगा चीनी कहाँ है, पानी कहाँ है, नमक का घोल है, तो सब समांगी मिश्रण के उदाहरण है, ठीक है। तो समांगी मिश्रण में आपको क्या आ जाता है? समांगी मिश्रण में जितने भी बिलियन होते हैं, बिलियन, तो समांगी मिश्रण के अंदर भी जितने भी बिलियन सॉल्यूशन होते हैं, जितने भी आपको बिलियन देखने को मिलते हैं ना सॉल्यूशन, ये किसका एग्जाम्पल है? समांगी मिश्रण का। बिलियन में भी 3 तरह के बिलियन आ जाते हैं। एक आता है ठोस बिलियन, एक आता है ठोस बिलियन, है ना, एक आता है द्रव बिलियन, द्रव बिलियन, एक आता है ठोस गैस बिलियन, गैस बिलियन, है ना। ठोस बिलियन में जैसे कि आपका मिश्र धातु, जैसे तांबा, कॉपर और एल्युमिनियम को मिला करके कोई चीज़ बनाया गया, पता नहीं कर पाओगे, जैसे रोल गोल्ड, तांबा, कॉपर, है ना। फिर आपका बात करते हैं मरकरी और सोना को मिला करके अमलगम बनाया, तो पता नहीं कर पाओगे, है ना। ठोस बिलियन का मिक्सचर है, ठीक है। द्रव बिलियन, द्रव बिलियन में जैसे चीनी का घोल, चीनी नमक का घोल, है ना, ये कैसा है? समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल। चीनी में पानी मिला दे, घोल बता पाओगे चीनी कहाँ पार्टिकल्स, नमक कहाँ, नहीं ना। फिर गैस बिलियन, तो गैस बिलियन में एयर किस किस का? एयर में ढेर सारा गैसों का मिक्सचर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ढेर सारा इस हवा में गैस है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। हवा है, हवा में बता पा रहे नाइट्रोजन कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो समांगी मिश्रण। तो बिलियन 3 तरह से हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस। अब बात करें विसमांगी मिश्रण। तो विसमांगी मिश्रण में जैसे कि जो होता है ना, इसमें बता पाओगे क्या क्या मिल करके बना है ना। विसमांग अच्छी तरीके से प्रॉपर रेशियो में चीज़ मिले नहीं होते हैं, ठीक है ना, घुले मिले नहीं होते। अब विसमांगी मिश्रण में 2 तरह का होता है, एक तो बिलियन हो गया, अब दूसरा यहाँ विसमांगी मिश्रण का आता है, आपका याद रखना, कोलाइड बिलियन, कोलाइडी बिलियन, है ना। एक होता है आपका निलंबन, कोलाइडी, एक होता है निलंबन, जिसको क्या बोलते हैं? कोलाइडी को इंग्लिश में कोलाइडी बोलते हैं, निलंबन को क्या बोलते हैं हम लोग? सस्पेंशन। अब कोलाइडी का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट आता है। कोलाइडी का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? एक सोल आता है, सोल, फिर एरोसोल, फिर पायास, एरोसोल के बाद शायद पायास ही है ना, थोड़ा सा रुझाना देखें, हाँ पायस बोलते हैं, पायस, फिर सोल, एरोसोल, पायस, फिर जेल। अब इसका भी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सोल के अंदर क्या क्या आता है? तो सोल के अंदर जितना भी पेंट, घरों में पेंट करते हैं, या इसके अंदर जो स्याही है, किसका एग्जाम्पल है? सोल का एग्जाम्पल है। किसके अंदर आता है? कोलाइडी बिलियन। एरोसोल, तो एरोसोल के में कौन कौन आता है? धुआं, कोहरा या बादल इसके हैं। फिर पायास में क्या है? तो पायास में क्या है? आप याद रखना, दूध हो गया, क्रीम हो गया, मक्खन। जेल में, जेल किसका है? याद रखना, पनीर, दही,
का एग्जाम्पल। इसमें देखो कोलाइडी विलयन में क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कोलाइडी विलयन जिस जिन चीज़ों से मिलकर बना पार्टिकल्स बिखरे पड़े होते हैं ना, बिखरे पड़े। अच्छा कोलाइड एक पूछता है टिंडल इफेक्ट किसमें देखने को मिलता है, तो टिंडल प्रभाव भी आपको कोलाइडी विलयन में देखने को मिलता है। अब निलंबन, तो निलंबन में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल ही बता देते हैं। निलंबन में जैसे जल, कीचड़ और जल, कीचड़ वाला जल। देख तो इसमें क्या होता है, मान लो कीचड़ वाला पानी लिए तो कीचड़ नीचे बैठ जाता है, तो अलग अलग अवयव को हम लोग पता कर सकते हैं कीचड़। फिर उसी तरह कीचड़ और जल हो गया। इसका और एक एग्जाम्पल देखेंगे, बालू जल का मिश्रण। हाँ जैसे बालू और जल, बालू प्लस जल का मिक्सचर, बालू और जल को मिलाएंगे तो बालू नीचे बैठ जाएगा, अलग अलग अवयव को हम लोग तुरंत पता कर सकते हैं। बालू जल का मिक्सचर हो गया, कीचड़ हो गया, ये सब निलंबन है। ठीक है, तो चलो ये आपको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब हमको पूछा क्या था ऑप्शन में, है ना, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है, तो मिश्र धातु ठोस विलयन का, है ना। मिश्र धातु किसका उदाहरण है, ठोस विलयन का। तो यहाँ पे लिख लो मिश्र धातु, अलग अलग धातुओं को मिला करके ठोस विलयन बनाया जाता है, जिसमें हम अलग अलग धातुओं को पहचान भी नहीं पाते हैं। देखते हो जैसे बहुत सारा अलग अलग तांबा, कोई भी चीज़ रोल गोल्ड लेते हो ना, तांबा में एल्युमिनियम मिला के बना दिया जाता है रोल गोल्ड, जैसे है ये। तो अब इसे पता कर पाओगे तांबा कहाँ है, एल्युमिनियम कहाँ है, तो ये कैसा ठोस विलयन है। विलयन ठोस कैसा समांग है, अच्छे से पता भी नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो ये ठोस विलयन का एग्जाम्पल हो गया। समझ में आया, तो क्लास कैसा लगा हो आप लोग जरूर बताएं भाई, और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ, और आप लोग सपोर्ट जरूर करें। वीडियो को पूरा देखो मेरा टारगेट है भाई, मेरे डिस्कशन से ज़्यादा नहीं 100-200 लड़के भी देख रहे हैं ना, 50 लड़कों का भी फायदा होगा मेरे डिस्कशन से, तो हमको बहुत सुकून मिलेगा। ठीक है, और आप लोग रेगुलर जो देख रहे हो रेगुलर इसको देखो, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर करना भाई, क्योंकि आप लोगों को प्यार मिलता है तो हम लोग को मोटिवेशन ज़्यादा ही मिलता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन पे वीडियो आप लोग को अपलोड होने वाली है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आप लोग दें, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, और लाइक एकदम दबा के करें। और कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा डिस्कशन, अच्छा लगा तो अच्छा बताना, नहीं लगा तो वही बोल देना कि नहीं लगा, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि अच्छा आप लोगों को नहीं लगेगा। ठीक है, देखो मेरा टारगेट है कि MCQ करवा के एक पार क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है हम लोगों को करवाने में, क्योंकि चीज़ों को कलेक्ट करके मेरे पास भी समय का अभाव रहता है, बहुत चीज़ समय निकाल करके मुझे करवाना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं आप रेगुलर नहीं रख पाते हो, तो रीज़न भी है मेरे पास, मैं खुद समय नहीं मिल पाता, फिर बच्चों को पढ़ाना रहता है, LP का बैच भी रहता है मॉर्निंग, वो भी उन सब के बीच हम लोग अपना देखना रहता है। तो बस अब कुछ नहीं ज़्यादा कहेंगे, चैनल को शेयर कर देना, है ना, लोगों तक जिनको तक नहीं पहुंच पा रहे वीडियो वहाँ तक भी पहुँचे। ठीक है, तो चलो धन्यवाद, और सबसे पहले एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।